हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। छोटा सा टॉपिक है बट इससे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और यूजुअली आता भी है। अब आजकल देख रहे हो आप, कोई भी पेपर हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का पेपर हो, हरियाणा के पेपर हो, DSSS दिल्ली का पेपर हो, या फिर कोई राजस्थान का कोई पेपर हो, या फिर अपना SSC का ही पेपर ले लो, इतनी मल्टीपल शिफ्ट्स बनती है ना उसके अंदर कि क्वेश्चन अब वैरायटी उनके पास बहुत है पूछने के लिए। तो पेपर में आपके सेट के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे भी आपके काफ़ी सारे नंबर बन सकते हैं। तो मतलब एक एक दो दो नंबर आप अपना खोने से बचा सकते हो। और आजकल सिलेक्शन में एक एक दो दो नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक कवर करना ही बहुत ज़रूरी है। तो सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई सोलर सिस्टम के साथ। अब देखो, सोलर सिस्टम में है ना, हमारे क्या है, हमारे बेसिकली 8 प्लैनेट हैं, ये सबको पता है। पहले 9 हुआ करते थे प्लूटो के साथ, अब प्लूटो प्लैनेट नहीं है, तो वो क्या है अब आगे देखेंगे हम। तो अभी हमारे प्लैनेट, अब हमारे सोलर सिस्टम में है बेसिकली 8 प्लैनेट। एक है हमारा सन। हर प्लैनेट ऐसे सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट के ऊपर घूमता है। जैसे बीच में सन है तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है हमारा प्लैनेट। तो जिस पाथ के ऊपर वो घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। जैसे अर्थ के चारों तरफ ऐसे मून घूम रहा होता है एक फिक्स ऑर्बिट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिट। अब अपने 8 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे मेन 8 प्लैनेट हैं। अब इनको वैसे तो आपको याद होनी चाहिए सीक्वेंस में, 8 ही प्लैनेट हैं। और बचपन में कई जगह इनको पढ़ा होता है, तो हमें वैसे भी याद रहते हैं कौन कौन से प्लैनेट हैं। बट इनकी सीक्वेंस थोड़ा एक बार देख लेते हैं कैसे याद करनी है। अब देखो, सबसे वैल्यूएबल प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लैनेट कौन सा हो गया? अर्थ। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लैनेट इज अर्थ। तो मोस्ट वैल्यूएबल से आपको याद हो जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ। और अर्थ से हम कहाँ पे मिशन भेजते रहते हैं? मार्स के ऊपर मिशन भेजते हैं हम। जैसे अपना मंगलयान था, मार्स पे गया था ना वो, तो अर्थ से हमारे कहाँ जाते हैं? मार्स पे मिशन। तो अगला प्लैनेट हो गया अपना अपना अगला प्लैनेट हो गया मार्स। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लैनेट इज अर्थ, और वहाँ से हम मार्स के ऊपर मिशन भेजते रहते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? सन। सेंटर में क्या है? सन। तो एंड में भी क्या होगा? सन, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सिंपल है। वैसे आपको वैसे भी अगर 2-4 बार पढ़ोगे तो ये सीक्वेंस वैसे याद हो जाएगी। बट फिर भी अगर किसी को याद ना हो या जो भूल जाता हो इजीली, तो उनके लिए ये ट्रिक काफ़ी काम आएगी। ठीक है, तो सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सन से स्टार्टिंग, सन से ही ख़त्म। अब बचा एक जुपिटर, वो इन दोनों के बीच में आ गया जुपिटर। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मोस्ट वैल्यूएबल प्लैनेट इज अर्थ। अर्थ से मार्स में मिशन जाते हैं, एंड में भी सन आएगा, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और फिर आ गया अपना जुपिटर। अब सोलर सिस्टम के बारे में एक दो फैक्ट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो पहले उनको कवर करते हैं, फिर एक एक करके हर प्लैनेट के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। अब पहला फैक्ट है, एस्टेरॉयड की एक बेल्ट। एस्टेरॉयड बेसिकली क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर घूम रहे होते हैं। तो एस्टेरॉयड की एक बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? MJ से याद कर लो। माइकल जैक्सन डांस करते हुए घूम रहा है। ठीक है, तो माइकल जैक्सन घूम रहा है ना डांस करते हुए, तो घूमना क्या? एस्टेरॉयड बेल्ट घूम रही है इन दोनों प्लैनेट के बीच में, माइकल जैक्सन के बीच में। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अब एक फैक्ट होता है रेट्रोग्रेड रोटेशन। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, अब हमारे जनरली प्लैनेट कहाँ किस डायरेक्शन में घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं सारे के सारे प्लैनेट। 6 प्लैनेट, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, ये हमारे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? अर्थ के ऊपर। तो वी लिव ऑन अर्थ, ऐसे याद रखो। वी लिव ऑन अर्थ, तो वी है ना, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं सारे के सारे प्लैनेट हमारे, वेस्ट टू ईस्ट। बट एक वीनस और एक यूरेनस ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। वी के उल्टे हैं वो, हमसे उल्टे हैं वो। ठीक है, तो वीनस और यूरेनस। अब इसको कैसे याद रखना है हमें? जिनके एंड में अस आ रहा है ना, वो वी नहीं है, अस। ठीक है, ये 2 ही प्लैनेट है जिनके एंड में अस आ रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। अस के वाले प्लैनेट उल्टे होते हैं। या फिर ऐसे याद रख लो, UV रेज हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, और UV रेज हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, और इसीलिए ईस्ट टू वेस्ट वाले जो प्लैनेट है ना, जो उल्टे चल रहे हैं, वो UV प्लैनेट हैं हमारे, अल्ट्रावायलेट प्लैनेट हैं वो, यानी कि यूरेनस और वीनस। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो वी वेस्ट टू ईस्ट जनरली घूमते हैं, बट जैसे ही अस हो जाता है तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो अस वाले दोनों प्लैनेट हमारे ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए हार्मफुल हैं, इसीलिए वो वी से उल्टी चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमती हैं, ऐसे याद कर लो।
और इस रोटेशन को बोलते हैं रेट्रोग्रेड रोटेशन। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं, ये भी बता देता हूँ, एक होता है रिवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन। जैसे सन है, सन के चारों तरफ जब घूमता है प्लेनेट तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, और जब जैसे ये प्लेनेट अपनी एक्सिस के ऊपर गोल गोल घूम रहा हो ना, ऐसे ऐसे गोल गोल अपनी एक्सिस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, ये दो भी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड रोटेशन। तो क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है रेट्रोग्रेड रोटेशन कौन कौन से प्लेनेट करते हैं, वीनस और यूरेनस, ये दो प्लेनेट रेट्रोग्रेड रोटेशन करते हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन कौन करता है, वीनस या फिर यूरेनस। या फिर क्वेश्चन आ सकता है जनरली प्लेनेट रोटेट फ्रॉम, या फिर हमारा अर्थ रोटेट्स इन विच डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट मार्क करना है हमें उसके अंदर, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट मार्क करना है, वी। ठीक है, क्योंकि वी लिव ऑन अर्थ। तो इस तरीके से इससे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस का हमें ध्यान रखना है। अब सोलर सिस्टम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो टेरेस्ट्रियल या फिर रॉकी प्लैनेट्स हैं हमारे ये पहले 4। कैसे ध्यान रखना है इसको, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब रॉकी प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से हमारा मतलब क्या है, बेसिकली जिन प्लैनेट के ऊपर सरफेस एग्जिस्ट करती है, यानी कि वहाँ पे एक रॉकी या फिर फिक्स सरफेस है, उन प्लैनेट को बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी सरफेस है ना कुछ, मतलब एक कंक्रीट फिक्स चीज़ है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। तो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से हो गए हमारे, अर्थ की साइड वाले पहले 4, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर रॉकी प्लैनेट, जिनकी सरफेस रॉकी है, रॉक से बनी हुई है। अब कुछ ये बाकी जो अगले 4 है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे गैसियस प्लैनेट, और इन सब के पास गैसियस रिंग भी है इनके चारों तरफ। जुपिटर के ऊपर मैंने ड्रॉ नहीं करी क्योंकि इसकी बहुत लाइट रिंग है, बट इसके ऊपर भी रिंग है। पहले अपनी रिंग जब हम देखते थे तो कौन से प्लैनेट पे थी, सैटर्न। सैटर्न हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत फेमस है। या फिर जब भी रिंग का नाम आता है किसी प्लैनेट के चारों तरफ, सिर्फ सैटर्न का नाम याद आता है हमें। बट अभी साइंटिस्ट ने खोज लिए हैं चारों प्लैनेट के ऊपर चारों तरफ रिंग्स। अब इनमें से यूरेनस या फिर नेपच्यून, आई थिंक इनमें से किसी एक की, शायद यूरेनस की रिंग जो है ना वो ब्लैक कलर की रिंग है बेसिकली, तो वो पहले विजिबल नहीं थी। तो अब क्योंकि स्पेस का कलर भी ब्लैक है तो ब्लैक कलर में ब्लैक विजिबल नहीं था, बट अभी जब क्लोज ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप वगैरह से साइंटिस्ट ने की तो फिर पता चला कि यूरेनस के चारों तरफ भी रिंग है। तो इससे पता चलता है कि चारों प्लैनेट के अराउंड रिंग है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वहाँ पे आएगा किस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग है, आपको ऑप्शन में देगा जुपिटर, बाकी ये 3 प्लैनेट दे देगा, तो आपको लगेगा रिंग तो सैटर्न के चारों तरफ ही होती है। ऐसा नहीं है, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न सब के चारों तरफ रिंग है। अब गैसियस प्लैनेट से मतलब हमारा क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ की सरफेस है, आप अर्थ के ऊपर कोई सिक्का छोड़ोगे है ना, तो एक टन से आवाज़ आएगी ना गिरने की उसकी। अब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के ऊपर भी रॉक है, सरफेस है, बट कहीं फिक्स नहीं है कि वो सरफेस कौन कौन सी जगह पे है। अगर आप छोड़ोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी जगह पे जाके गिरे जहाँ सिर्फ गैस ही गैस हो और कोई टन आपको आवाज़ कभी आए ही ना, ऐसा हो सकता है। तो इनके स्ट्रक्चर के ऊपर गैसेस भी हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इनको गैसियस प्लैनेट बोला गया है। और इनके चारों तरफ गैस की रिंग है, और ये हमारे 4 प्लैनेट गैसियस प्लैनेट है, और ये 4 हमारे टेरेस्ट्रियल या फिर रॉकी प्लैनेट कहलाते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर। अब देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं। अभी बताया 8 प्लैनेट हैं। अब ये कब तक थे, टिल अगस्त 2006 टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स वर 9। ठीक है, अगस्त 2006 के बाद से टोटल प्लैनेट कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। पहले हम प्लूटो को भी प्लैनेट माना करते थे, तो अब प्लूटो को प्लैनेट तो है नहीं वो, तो वो क्या है बेसिकली, वो है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बोना, ठीक है ना, बोना या फिर अधूरा। अब ऐसा इसका ड्वार्फ होने प्लैनेट कहने का लॉजिक ये नहीं है कि वो साइज में बहुत छोटा है। सबसे पहले कौन सा था प्लैनेट सबसे छोटा, प्लूटो प्लैनेट सबसे छोटा माना जाता था, तो वो छोटा है तो इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट इसको इसलिए बोला गया है कि प्लैनेट होने की बेसिकली 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन उसकी क्या है कि वो सन के एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा हो, वो प्लूटो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगली कंडीशन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हो कि वो एक सर्कुलर शेप ले ले, तो ये कंडीशन भी प्लूटो ने फॉलो करी। तीसरा एक रूल था प्लैनेट बनाने का, प्लैनेट होने का, कि उसकी सरफेस के अंदर, उसके ऑर्बिट के आसपास, उसके जो ऑर्बिट है ना, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट के अंदर ऐसी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट ना करती हो जिसका उसके कंपैरेटिवली या फिर उसके जितना ग्रेविटेशनल पुल हो। ठीक है, मतलब वो उसकी बॉडी के उसकी ऑर्बिट के अंदर वो अकेला ही मेजर डोमिनेंट बॉडी होनी चाहिए। तो ऐसा प्लूटो के साथ नहीं था, कई और वैसी बॉडीज पाई गई, या फिर कई और ऐसी सेलेस्टियल बॉडी बेसिकली बोलते हैं इनको, पाई गई जो इसके जितने साइज़ की थी और इसके जितना ग्रेविटेशनल फोर्स था उनका। तो इसलिए इसको कंप्लीट प्लैनेट ना बोल के ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया, क्योंकि 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तीसरी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये अधूरा प्लैनेट है। तो इतना सा पेपर में वैसे नहीं आएगा, पेपर के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है,
कि इन विच कैटेगरी प्लूटो इज कंसिडर्ड नाउ ड्वार्फ प्लैनेट। सिंपल सी बात है, ड्वार्फ प्लैनेट का लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया, क्यों इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया। तो ड्वार्फ प्लैनेट अब प्लूटो इस कैटेगरी के अंदर आता है, ये मैंने आपको बता दिया। इन विच डायरेक्शन ऑल द प्लैनेट्स जनरली रोटेट, वेस्ट टू ईस्ट, वी लिव ऑन अर्थ सो वी रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। विच प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और डू रेट्रोग्रेड रोटेशन, तो कौन से, अस, वी नहीं अस, ठीक है, अस वाले या फिर अल्ट्रावायलेट वाले, जैसे भी आपको याद रखना है याद रख सकते हो। बिटवीन विच प्लैनेट एग्जिस्ट एस्टेरॉयड बेल्ट, मार्स एंड जुपिटर, एमजे माइकल जैक्सन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक एक प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं कि उस प्लैनेट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला प्लैनेट है अपना मरकरी। मरकरी क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारा, सबसे छोटा प्लैनेट है। 2006 से पहले सबसे छोटा प्लैनेट हमारा प्लूटो था, बट अगर अभी आज की डेट में पेपर में क्वेश्चन आता है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो हमें मार्क करना है मरकरी। अब ये प्लैनेट नियरेस्ट फ्रॉम द सन है, पता ही है हमें सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है, मरकरी, है ना। मोस्ट वैल्यूएबल प्लैनेट इज अर्थ, ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सीक्वेंस है। तो सबसे पास कौन सा है हमारा, मरकरी। इसका मिनिमम रिवॉल्यूशन टाइम है, अभी बताया ना रिवॉल्यूशन क्या होता है, सन के चारों तरफ घूमना इज रिवॉल्यूशन। अब सबसे पास है तो सबसे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जितना दूर होता जाएगा उतना ज़्यादा चक्कर काटना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है इसका। तो मिनिमम रिवॉल्यूशन टाइम किस प्लैनेट का है, मरकरी का है। अब इस प्लैनेट की कोई भी सैटेलाइट नहीं है या और कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है इसका, यानी वातावरण नहीं है, और ना इसकी कोई सैटेलाइट है। जैसे अर्थ की सैटेलाइट है ना मून, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की कौन सी है, मून, तो वैसे इसके चारों तरफ कुछ नहीं घूमता, इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। अब ऐसा इसका लॉजिक क्या माना जाता है, देखो ये सन के इतने पास है, अब सन कितना बड़ा है, इतना बड़ा सन है, और ये सन के बहुत पास है, तो सन ने इसके आसपास जो मून था ना उसको अपनी तरफ खींच लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स एक चीज़ होती है कि कोई भी बड़ी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ छोटी ऑब्जेक्ट को खींचती है, और वो इतना भी उसका मतलब बड़ी ऑब्जेक्ट का है ना, इतना भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता कि वो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को खींच ले। छोटी मोटी कोई ऑब्जेक्ट होती है ना जो खींच सके, उसको खींच लेती है। मरकरी रिलेटिवली इतना छोटा नहीं है कि सन उसको खींच सके, बट इसका मून होगा ना जो आसपास में छोटा, उसको सन ने अपनी तरफ खींच लिया। और इसका जो वातावरण है ना, वातावरण तो इतना भारी नहीं होता ना, उसको भी सन ने अपनी तरफ खींच लिया, तो ये खत्म हो गए। ये एक याद करने का तरीका है कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून के पास, मतलब मरकरी के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट और एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वो सन के बहुत पास में है। तो अपना क्वेश्चन इससे ये होता है कि इट हैज़ नो सैटेलाइट एंड नो एटमॉस्फेयर। अब देखो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कोई मुंबई जैसा एरिया है जहाँ पे सर्दी और गर्मी के अंदर तापमान है ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मान लो वहाँ पे गर्मियों के अंदर तापमान है, एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, 50 डिग्री, और सर्दियों में तापमान है 25 डिग्री, तो डिफरेंस कितना आया, 25 का आया। अब वहीं राजस्थान जैसा एरिया, रात को टेम्परेचर हो गया मान लो 0 डिग्री और दिन में टेम्परेचर पहुँच गया 50 डिग्री, तो डिफरेंस कितना है, 50 डिग्री का। तो इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, ये हाईएस्ट डिफरेंस है। या फिर सर्दी गर्मी का ले लो, सर्दियों में मान लो किसी जगह पे 0 डिग्री है और गर्मियों में 50 डिग्री है, तो बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 50 डिग्री का। तो ये सबसे सर्द और गर्म प्लेनेट नहीं है, सबसे गर्म प्लेनेट वैसे वीनस है और सबसे ठंडा प्लेनेट नेपच्यून है। बट किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसका अगर आप हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर नोट करोगे ना, तो उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। या ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। अब इसको आप ऐसे भी जान सकते हो, देखो सूरज के सबसे पास में है ये, ठीक है, यहाँ पे सूरज है, तो सूरज एकदम बहुत गर्मी कर देता है यहाँ पे, पर जब ये घूम के जो ये वाला एरिया पे बहुत गर्मी है, अब जब ये एरिया सन के पीछे वाली साइड चला गया तो एकदम ये ठंडा हो गया। तो इसलिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इनके बीच में, हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर का। तो ऐसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक आ सकता है पेपर के अंदर, तो इसका ध्यान रखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर फॉर अ प्लैनेट इज ऑफ विच प्लैनेट, यानी कि मरकरी। अपना अगला क्वेश्चन है, अगला प्लैनेट है वीनस। अब वीनस के बारे में कुछ क्वेश्चन जानते हैं। देखो वीनस जो है ना वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ के बहुत पास में है ये प्लैनेट, और इसको ट्विन सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, या फिर ट्विन या फिर सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि ये साइज़ और मास में अर्थ के बिल्कुल बराबर सही है। अब यहाँ देखना, बनाया भी है मैंने अर्थ और वीनस को बिल्कुल आइडेंटिकल सी शेप दी है, मतलब आइडेंटिकल साइज़ दिया है दोनों को मैंने, क्योंकि ये दोनों ट्विन है, एक तरह से बिल्कुल सेम दिखते हैं ये दोनों प्लैनेट, तो इसलिए इसको ट्विन या फिर सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है वीनस को। अब एक बात बताई थी मैंने कि अर्थ से मार्स के ऊपर मिशन जाते हैं काफ़ी सारे, मिशन भले ही मार्स के ऊपर जाते हैं, बट सबसे पास प्लैनेट कौन सा है, वीनस है।
मार्स के ऊपर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मार्स के ऊपर हम लोग मिशन भेजते हैं। वीनस के ऊपर ऐसा माना जाता है करोड़ों करोड़ों साल पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, बट अभी वहाँ पे लाइफ नहीं है। अब उसका बेसिकली रीज़न क्या है, देखो, क्योंकि ये हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, ये सबसे गर्म प्लेनेट है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके अंदर CO2 बहुत ज़्यादा है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है हमारी अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से जब सन की लाइट्स अंदर घुसती है ना, तो वो टकरा के जब बाहर निकलती हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाती CO2 की लेयर की वजह से, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बनने लग जाती है। तो ये आजकल अर्थ के ऊपर भी पाया जा रहा है, और ये वीनस पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ये वाला फिनोमिना। तो इसके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसी की वजह से जो सूरज की रोशनी आती है वो अंदर ट्रैप हो जाती है, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ हमारा सोलर सिस्टम कौन सा है, ये वीनस है। और ये इतना गर्म है, तो जैसे एक बल्ब होता है ना, 100 वाट का बल्ब देखा होगा, वो बहुत रोशनी छोड़ता है और वो बहुत गर्म भी होता है। तो गर्म है, तो इसलिए ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी है। और ये ब्राइट है और अर्थ के बहुत पास है, तो इसीलिए अर्थ के ऊपर ये नेकेड आई से देखा भी जाता है, दिख भी जाता है मॉर्निंग या फिर इवनिंग के अंदर कई बार। तो इसलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। ये देखो, जैसे हमारे इस अर्थ के ऊपर किसी ने फोटो ले रखी है, ये हमारा चांद है, और यहाँ पे ये वीनस प्लैनेट दिख रहा है ऐसे चमकता हुआ। तो इसलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी यही है, ट्विन सिस्टर या फिर प्लैनेट ट्विन या फिर सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी बोला जाता है इसको हमारा। अब देखो ना, दो वीनस क्या है, लेडीज़ नेम है ना, गर्ल टाइप नेम है, और हमारी धरती माता भी है, ये भी गर्लिश नेम है, यानी कि लेडी नेम है। तो इसकी बहन कौन है, वीनस। इसके बिल्कुल पास भी है, अगर बहन होगी तो इसके बिल्कुल पास रहेगी। ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, क्योंकि इस पर कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी, बट अभी इतनी गर्मी हो गई है CO2 की वजह से कि वहाँ पे अब लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है वीनस के ऊपर, और होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम मार्स की तरफ मिशन भेजते हैं, वीनस की तरफ कभी कोई मिशन नहीं भेजते। ये ब्राइटेस्ट भी है, दिखता भी है हमारी अर्थ से, तो इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। अब देखो, इस प्लेनेट की कोई है ना, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। जैसे अर्थ की मून है, वैसे ही मरकरी की भी कोई सैटेलाइट नहीं थी। बट डिफरेंस क्या है, मरकरी का एटमॉस्फेयर भी नहीं था, बट इसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब क्योंकि ये देखो हमारा, अब यहाँ समझना, मरकरी है, अर्थ के पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स से इसके आसपास कोई मून नहीं रह सकता, उसको ये अपनी तरफ खींच लेगा। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, क्योंकि उसको भी सन अपनी तरफ खींच लेगा। अब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा सन का। तो वीनस के पास कोई मून तो नहीं है, क्योंकि मून एक भारी सब्सटेंस है, वो मून या फिर सैटेलाइट उसको सन अपनी तरफ खींच ले, उसको सन अपनी तरफ खींच लेगा। बट एटमॉस्फेयर इसका एग्जिस्ट करता है, डिस्टेंस की वजह से थोड़ी हल्की चीज़ें एग्जिस्ट कर जाती हैं। अब उसका अगला प्लेनेट आता है अर्थ। अर्थ के पास है एक मून, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है, अब जैसे ही और आगे जाएंगे, एटमॉस्फेयर तो अर्थ के पास है ही, अब और आगे जाएंगे तो मार्स के पास एटमॉस्फेयर है, उसके 2 मून हो जाएंगे। और आगे जाएंगे, जुपिटर के पास तो इतने सारे मून है, 79 के आसपास मून है। तो ऐसे चीज़ें थोड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप थोड़ा लॉजिक लगा के समझ सकते हो। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है नो एटमॉस्फेयर नो मून या फिर नो सैटेलाइट, तो सीधा पहला प्लेनेट। ठीक है, एटमॉस्फेयर है, मून नहीं है एक भी, या फिर सैटेलाइट नहीं है एक भी, तो दूसरे नंबर का प्लेनेट वीनस। एक मून अर्थ, 2 मून मार्स। आगे आप समझ जाओगे इस चीज़ को जब हम मार्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे हमारा क्या ध्यान रखना है हमें, कि मरकरी के पास ना कोई सैटेलाइट है ना कोई एटमॉस्फेयर है। वीनस के पास सैटेलाइट है, पर वीनस के पास सैटेलाइट नहीं है, बट एटमॉस्फेयर है। नो सैटेलाइट और एटमॉस्फेयर इसके पास है। अब अपना अगला प्लेनेट होगा हमारा अर्थ, हमारी धरती माता। अब अर्थ को क्या बोला जाता है, अर्थ को बेसिकली ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पानी है, अर्थ की सरफेस के ऊपर काफ़ी पानी है, आई थिंक 70% पानी है। ठीक है, तो वो ब्लू कलर का पानी है, तो इसकी वजह से अर्थ हमारा ब्लू प्लेनेट कहलाता है। अब अर्थ की डेंसिटी मैक्सिमम है। मैक्सिमम डेंसिटी से हमारा मतलब क्या होता है, आप एक डब्बा लो ऐसे बॉक्स, ठीक है, वो बॉक्स, एक बॉक्स तो लो आप फोम का और एक बॉक्स लो आप लोहे का। कौन सा भारी होगा उसमें से, लोहे वाला भारी होगा ना। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब एक फिक्स शेप के अंदर कौन ज़्यादा वजन रखता है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि फिक्स साइज़ की 2 चीज़ें हैं, तो जिसका वजन ज़्यादा होगा, सेम साइज़ की 2 चीज़ें या फिर फिक्स साइज़ की 2 चीज़ें हैं, उनमें से वजन किसका ज़्यादा होगा, हमारा वजन, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका वजन ज़्यादा होगा। तो अर्थ की डेंसिटी मैक्सिमम है बेसिकली सारे प्लैनेट्स के अंदर। अभी ऐसा क्यों है, अब देखो अर्थ की डेंसिटी मैक्सिमम का हम कैसे याद रख सकते हैं कि देखो अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर ढेर सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इतना हमारा वजन उठा रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तभी तो इतना कुछ हमारा वजन वगैरह सब उठा रहा है।
नहीं तो कैसे उठा लेती है अर्थ हमारा वजन। तो ऐसे हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अब सन भी एक स्टार है। स्टार बेसिकली क्या होता है, जो एक लाइट एमिट करता है ना ऑब्जेक्ट, वही स्टार होता है। तो सन भी एक तरह का स्टार है। तो अर्थ के सबसे पास स्टार कौन सा है, सन, ठीक है। और विच स्टार इज सेकंड नियरेस्ट टू अर्थ, सेकंड नियरेस्ट कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक सन है ये हमारा, जो कि यहाँ देखो आप, ये रहा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और ये 4 लाइट ईयर्स अहेड है। लाइट ईयर बेसिकली ईयर्स है, तो ये टाइम की नहीं बताता, इसका ये यूनिट है हमारी डिस्टेंस की। ईयर लगने से टाइम नहीं हो जाता। ये लाइट ईयर का मतलब क्या होता है हमारा, कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर लेती है, कितना डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस को दर्शाता है लाइट ईयर। एक वीडियोस के ऊपर ही बनाऊंगा यूनिट्स के ऊपर कि कौन सी यूनिट किसकी है, यानी लाइट ईयर जैसे डिस्टेंस की है, प्रेशर की यूनिट क्या है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जब वहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा। पर 4 लाइट ईयर का बेसिकली मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो ये अर्थ से 4 लाइट ईयर डिस्टेंस दूर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब इसको याद कैसे करना है, विच स्टार इज सेकंड नियरेस्ट टू अर्थ। पहला तो हमें पता है ये सन, दूसरा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, पास में। इंग्लिश का वर्ड है वोकैबुलरी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब पास में। और वैसे भी हम इस वर्ड का थोड़ा सा अगर मिलता जुलता वर्ड देखें, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, आसपास यूज़ करते हैं ना वो वर्ड। तो ऐसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि विच स्टार इज सेकंड नियरेस्ट टू अर्थ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक स्टार। अब देखो, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा सन, ठीक है। अब कहीं दूर एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक सन या फिर स्टार और है। अब अर्थ के सबसे पास कौन सा है, सन, ठीक है। ये दोनों स्टार हैं और ये अर्थ है। तो इस वाले जो स्टार के पास, इस वाले स्टार के बाद दूसरे नंबर पे अर्थ के सबसे पास कौन सा है, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो इस सन के सबसे पास वाला स्टार कौन सा हो जाएगा, स्टार के आसपास पास वाला स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, विच स्टार इज नियरेस्ट टू सन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और विच स्टार इज नियरेस्ट टू अर्थ, तो सन। समझ गए लॉजिक जो मैंने आपको समझाया है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी अर्थ का सबसे सेकंड नियरेस्ट स्टार है, या और प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सन का सबसे नियरेस्ट स्टार है। या फिर हम ऐसे भी इस क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द सन या फिर थर्ड नियरेस्ट टू अर्थ, वही ये सीक्वेंस बढ़ती रहेगी। अर्थ के नियरेस्ट, हमारा सन के नियरेस्ट कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेकंड नियरेस्ट है अल्फा सेंचुरी ए, और थर्ड नियरेस्ट है अल्फा सेंचुरी बी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वैसे मोस्टली क्वेश्चन प्रॉक्सिमा सेंचुरी से ही पूछा जाता है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सन के सबसे नियरेस्ट स्टार है, अर्थ के सेकंड नियरेस्ट स्टार है, सोलर सिस्टम के सबसे नियरेस्ट स्टार है। तो इस क्वेश्चन का हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अभी इसी के साथ आज की वीडियो में थोड़ा इतना ही रखते हैं आज तक का। अगली वीडियो में देखेंगे मार्स के बारे में, मार्स के ऊपर कौन कौन से रिसेंटली या इंपॉर्टेंट मिशन भेजे गए हैं। थोड़ा जुपिटर के बारे में, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।